यहूदी दीपक, हेरलॉक शोल्मेस और विल्सन चिमनी के सामने आरामदायक कुर्सियों पर बैठे थे तथा उनके पैर जलती हुई कोक की आग की गर्मी की ओर फैले हुए थे। शोल्म्स का पाइप, जो चांदी की पट्टी वाला एक छोटा कांटा था, बुझ गया था। उसने राख को बाहर निकाला, उसे भरा, उसे जलाया, अपने ड्रेसिंग गाउन के किनारों को घुटनों के ऊपर खींचा और अपने पाइप से धुएं के बड़े बड़े गुबार निकाले जो छाया के छल्लों के रूप में छत की ओर बढ़ रहे थे। विल्सन ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई कुत्ता आग के सामने गलीचे पर लेटा हुआ अपने मालिक को देखता है। उसकी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें उसके मालिक के हर इशारे को मानने के अलावा और कोई उम्मीद नहीं रखती। क्या मालिक चुप्पी तोड़ने वाला था? क्या वह विल्सन को अपने ख्यालों का विषय बताएगा और अपने साथी को अपने विचारों के आकर्षक दायरे में आने देगा? जब शोल्म्स ने कुछ देर तक अपना मौन रवैया बनाए रखा, विल्सन ने हिम्मत करके कहा, अब सब कुछ शांत लग रहा है। हमारे खाली समय में किसी मामले की छाया भी नहीं है। शोल्म्स ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन शोल्म्स द्वारा छोड़े गए धुएं के छल्ले बेहतर तरीके से बने हुए थे और विल्सन ने देखा कि उसके साथी को उस तुच्छ तथ्य से काफी खुशी मिली। ये संकेत था कि महान व्यक्ति किसी गंभीर ध्यान में लीन नहीं था। विल्सन निराश होकर उठे और खिड़की के पास गए। सुनसान सड़क गंदे घरों के उदास मुखौटों के बीच फैली हुई थी। आज सुबह भारी बारिश के कारण असामान्य रूप से उदास थी। एक टैक्सी गुजरी, फिर एक और। विल्सन ने अपनी ज्ञापन पुस्तिका में उनके नंबर दर्ज किए। कोई नहीं जानता। आह, उसने कहा, डाकिया। वह आदमी अंदर आया, उसे नौकर ने अंदर आने का इशारा किया। 2 पंजीकृत पत्र, सर। क्या आप हस्ताक्षर करेंगे, कृपया? शोल्म्स ने रसीदों पर हस्ताक्षर किए, उस व्यक्ति के साथ दरवाजे तक गए और जब वो वापस लौटा तो वो उनमें से एक पत्र खोल रहे थे। ऐसा लगता है कि यह आपको प्रसन्न करेगा, विल्सन ने एक क्षण की चुप्पी के बाद टिप्पणी की। इस पत्र में एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव है। आप एक केस के लिए उत्सुक हैं, यहाँ एक है। पढ़िए। विल्सन ने पढ़ा। महाशय, मैं आपकी सेवाओं और अनुभव का लाभ चाहता हूँ। मैं एक गंभीर चोरी का शिकार हुआ हूँ और जांच अभी तक असफल रही है। मैं इस मेल द्वारा आपको कई समाचार पत्र भेज रहा हूँ जो आपको इस मामले की जानकारी देंगे और यदि आप इस मामले को अपने हाथ में लेंगे तो मैं अपना घर आपके हवाले कर दूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने खर्चों के लिए जो भी राशि चाहते हैं उसके लिए संलग्न चेक भरें जिस पर मेरे हस्ताक्षर हों। कृपया टेलीग्राफ द्वारा उत्तर दें और बहुत आभारी हूँ। आपका विनम्र सेवक, बैरन विक्टर डी इम्ब्लेविल, 18 रूए मुरिलो, पेरिस। आह, शोल्मेस ने कहा, यह अच्छा लगता है। पेरिस की एक छोटी सी यात्रा। और क्यों नहीं, विल्सन। आर्सेन ल्यूपिन के साथ मेरे प्रसिद्ध द्वंद्व के बाद से मेरे पास वहां जाने का कोई बहाना नहीं है। मुझे कम कठिन परिस्थितियों में दुनिया की राजधानी की यात्रा करने में खुशी होगी। उसने चेक को 4 टुकड़ों में फाड़ दिया और जब विल्सन, जिसकी बांह अभी तक अपनी पुरानी ताकत हासिल नहीं कर पाई थी, पेरिस और पेरिसवासियों के खिलाफ कटु शब्द बोल रहा था, शोल्म्स ने दूसरा लिफाफा खोला। तुरंत ही उसने झुंझलाहट का इशारा किया और पत्र पढ़ते समय उसके माथे पर एक शिकन दिखाई दी। फिर उसने कागज को एक गेंद की तरह कुचल दिया और गुस्से में उसे फर्श पर फेंक दिया। अच्छा, क्या बात है? विल्सन ने चिंतित होकर पूछा। उसने कागज का गोला उठाया, उसे खोला और बढ़ते आश्चर्य के साथ पढ़ा। मेरे प्रिय महाशय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपके प्रति कितना आदर भाव रखता हूं और आपकी प्रसिद्धि में कितनी दिलचस्पी रखता हूं। खैर, मेरी बात पर यकीन करें, जब मैं आपको चेतावनी देता हूं कि जिस मामले के लिए आपको अभी पेरिस बुलाया गया है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपके हस्तक्षेप से बहुत नुकसान होगा, आपके प्रयासों का सबसे दुखद परिणाम होगा और आपको अपनी हार का सार्वजनिक रूप से इकबालिया बयान देना पड़ेगा। आपको इस अपमान से बचाने की सच्ची इच्छा रखते हुए मैं आपसे, उस मित्रता के नाम पर जो हमें जोड़ती है, विनती करता हूं कि आप शांतिपूर्वक अपने घर के पास आराम से बैठें। मॉन्सियोर विल्सन को मेरी शुभकामनाएं और आपके लिए, आपके समर्पित आर्सेन ल्यूपिन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आर्सेन ल्यूपिन, विल्सन ने आश्चर्यचकित होकर दोहराया। शोल्मेस ने मेज पर मुक्का मारा और चिल्लाया, आह!
वो मुझे पहले से ही परेशान कर रहा है, मूर्ख। वो मुझ पर ऐसे हंसता है जैसे मैं कोई स्कूली लड़का हूँ। अपनी हार की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति। क्या मैंने उसे नीला हीरा उगलने के लिए मजबूर नहीं किया? मैं आपको बताता हूँ, वो डर गया है, विल्सन ने सुझाव दिया। बकवास। आर्सेन ल्यूपिन डरती नहीं है, और ये ताना मारने वाला पत्र यह साबित करता है। लेकिन उसे कैसे पता चला कि बैरन डी इम्बलवेल ने आपको पत्र लिखा था? मैं इसके बारे में क्या जानता हूँ? तुम वाकई बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछते हो, मेरे बेटे। मैंने सोचा, मुझे लगता है क्या कि मैं भविष्यवक्ता हूँ या जादूगर हूँ? नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ अद्भुत काम करते देखा है। कोई भी व्यक्ति अद्भुत काम नहीं कर सकता। मैं भी तुमसे ज्यादा नहीं कर सकता। मैं सोचता हूँ, निष्कर्ष निकालता हूँ, बस इतना ही। लेकिन मैं भविष्यवाणी नहीं करता। केवल मूर्ख ही भविष्यवाणी करते हैं। विल्सन ने एक कुदाल की तरह व्यवहार किया और यह सोचकर खुद को मूर्ख नहीं बनाने का संकल्प लिया कि शोल्म्स कमरे में तेजी से, घबराए हुए कदमों से क्यों घूम रहा है। लेकिन जब शोल्म्स ने नौकर को बुलाया और अपना सूटकेस मंगवाया, तो विल्सन ने सोचा कि उसके पास एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो उसे सोचने, निष्कर्ष निकालने और यह निष्कर्ष निकालने का अधिकार देता है कि उसका साथी यात्रा पर जाने वाला है। उसी मानसिक क्रिया ने उसे लगभग गणितीय सटीकता के साथ ये दावा करने की अनुमति दी। शोल्मेस, तुम पेरिस जा रहे हो, संभवतः, और ल्यूपिन का अपमान आपको जाने के लिए प्रेरित करता है, न कि बैरन डी इम्बलेवेल की सहायता करने की इच्छा। संभवतः। शोल्मेस, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आह, मेरे पुराने दोस्त, शोल्मेस ने उसके चलने को रोकते हुए कहा, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे दाहिने हाथ का भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे बाएं हाथ का हुआ है? मुझे क्या हो सकता है? तुम वहां होगे। ये बात करने का तरीका है, विल्सन। हम उस चतुर फ्रांसीसी को दिखा देंगे कि उसने हमारे चेहरे पर अपना दस्ताना फेंककर गलती की है। जल्दी करो, विल्सन, हमें पहली ट्रेन पकड़नी है। बैरन द्वारा भेजे गए कागजात का इंतजार किए बिना। वे किस काम के हैं? मैं एक तार भेजूंगा। नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो आर्सेन ल्यूपिन को मेरे आने का पता चल जाएगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। इस बार विल्सन, हमें छिपकर लड़ना होगा। उस दोपहर, दोनों दोस्त डोवर से रवाना हुए। यात्रा बहुत ही आनंदमय थी। कैलाइस से पेरिस तक की ट्रेन में, शोल्म्स ने 3 घंटे की गहरी नींद ली, जबकि विल्सन डिब्बे के दरवाजे की रखवाली कर रहा था। शोल्मेस अच्छे मूड में जागा। वह आर्सेन ल्यूपिन के साथ एक और द्वंद्व युद्ध के विचार से खुश था, और उसने एक ऐसे व्यक्ति की तरह अपने हाथों को रगड़ा जो एक सुखद छुट्टी की प्रतीक्षा कर रहा है। आखिरकार, विल्सन ने कहा, हम फिर से काम पर लग रहे हैं। और उसने उसी संतुष्ट भाव से अपने हाथ रगड़े। स्टेशन पर शोल्मेस ने अपना सामान लिया और उसके पीछे विल्सन भी आया, जो बैग लेकर आया था। उसने भी अपना टिकट रख दिया और तेजी से चल पड़ा। मौसम बढ़िया है, विल्सन। नीला आसमान और धूप, पेरिस हमें शाही अंदाज में स्वागत कर रहा है। हाँ, लेकिन कितनी भीड़ है। ये बहुत अच्छा है, विल्सन, हम किसी की नज़र में नहीं आएंगे। इतनी भीड़ में कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। क्या यह मॉन्सियूर शोल्मेस हैं? वो कुछ उलझन में पड़कर रुक गया। आखिर कौन उसे उसके नाम से पुकार सकता है? उसके पास एक महिला खड़ी थी, एक युवा लड़की जिसकी साधारण पोशाक उसके दुबले पतले शरीर को रेखांकित कर रही थी और जिसके सुंदर चेहरे पर एक उदास और चिंतित भाव था। उसने अपनी जिज्ञासा दोहराई, आप मॉन्सियूर शोल्मेस हैं? वह अब भी चुप था, न केवल भ्रम के कारण बल्कि विवेक की आदत के कारण भी। लड़की ने तीसरी बार पूछा, क्या मुझे मॉन्सियूर शोल्मेस को संबोधित करने का सम्मान मिला है? आप क्या चाहते हैं? उन्होंने घटना को संदिग्ध मानते हुए चिढ़कर जवाब दिया, आपको मेरी बात सुननी चाहिए, महाशय शोल्मेस, क्योंकि यह एक गंभीर मामला है। मुझे पता है कि आप रूए मुरिलो जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? मुझे पता है। रूए मुरिलो, नंबर 18। खैर, आपको नहीं जाना चाहिए। नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको इसका पछतावा होगा।
ऐसा मत सोचिए कि मुझे इस मामले में कोई दिलचस्पी है। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि यह सही है, क्योंकि मेरा विवेक मुझे ऐसा करने के लिए कहता है। शोलमेस ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो डटी रही। ओह, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी सलाह को नज़रअंदाज मत करना। आह, काश मुझे पता होता कि आपको कैसे मनाऊं। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, वे सच्ची हैं, वे सच बोलती हैं। वह निडरता से लेकिन मासूमियत से उन खूबसूरत, गंभीर और स्पष्ट आंखों से शॉल्म्स को देखती रही, जिनमें उसकी आत्मा प्रतिबिंबित होती प्रतीत होती थी। विल्सन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैडम ईमानदार दिखती हैं। हाँ, उसने विनती की, और तुम्हें आत्मविश्वास होना चाहिए। विल्सन ने उत्तर दिया, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैडम। ओह, तुम मुझे कितनी खुश करती हो, और तुम्हारे दोस्त को भी। मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस पर यकीन है। कितनी खुशी, अब सब ठीक हो जाएगा। मेरा कितना बढ़िया विचार है। आह, हाँ, 20 मिनट में कैलाश के लिए ट्रेन है। तुम इसे ले लोगी। जल्दी करो, मेरे पीछे आओ। तुम्हें इस तरफ आना ही होगा। बस समय है। उसने उन्हें घसीटकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। शोलमेस ने उसकी बांह पकड़ी और बहुत ही कोमल आवाज में उससे कहा, माफ करना मैडम, अगर मैं आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बार जो काम हाथ में ले लेता हूँ, उसे कभी नहीं छोड़ता। मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ। काश आप समझ पाते। शोल्म्स बाहर से गुजरा और तेज कदमों से चला गया। विल्सन ने लड़की से कहा, डरो मत, वह अंत तक दौड़ में रहेगा। वह अभी तक कभी असफल नहीं हुआ है। और वह शोलमेस से आगे निकलने के लिए दौड़ा। हिरलॉक शॉल्म्स आर्सेन ल्यूपिन। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही उनकी नज़र बड़े काले अक्षरों में इन शब्दों पर पड़ी। सैंडविच बनाने वाले कई लोग एक के पीछे एक भारी बेत लिए हुए सड़क पर परेड कर रहे थे, जिनमें लोहे की छड़ी लगी थी, जिनसे वे फुटपाथ पर ताल से ताल मिला रहे थे, और अपनी पीठ पर बड़े बड़े पोस्टर लटकाए हुए थे, जिन पर निम्नलिखित सूचना पढ़ी जा सकती थी। हिरलॉक शोल्म्स और आर्सेन ल्यूपिन के बीच मुकाबला। अंग्रेजी चैंपियन का आगमन। महान जासूस ने रूए मुरिलो के रहस्य पर हमला किया। इको डी फ्रांस में विवरण पढ़ें। विल्सन ने अपना सिर हिलाया और कहा, देखो शोलमेस, और हमें लगा कि हम गुप्त यात्रा कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर रिपब्लिकन गार्ड हमें टोस्ट और शैंपेन के साथ आधिकारिक स्वागत देने के लिए रूए मुरिलो में हमारा इंतजार कर रहे हों। विल्सन, जब तुम मजाकिया हो जाते हो, तो तुम बहुत मजाकिया हो जाते हो, शोलमेस ने गुर्राहट के साथ कहा। फिर वह सैंडविच बनाने वाले लोगों में से एक के पास गया और उसका इरादा उसे अपनी शक्तिशाली पकड़ में जकड़कर उसे और उसके नारकीय साइन बोर्ड को कुचलने का था। उन लोगों के इर्द गिर्द काफी भीड़ जमा थी, जो नोटिस पढ़ रहे थे और मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे। अपने क्रोध को दबाते हुए शोलमेस ने उस आदमी से कहा, उन्होंने तुम्हें कब काम पर रखा? आज सुबह। आप कब से परेड कर रहे हैं? लगभग 1 घंटा, लेकिन बोर्ड तो उससे पहले ही तैयार हो गए थे। ओह हाँ, जब हम आज सुबह एजेंसी गए तो वे तैयार थे। तो फिर ऐसा लगता है कि आर्सेन ल्यूपिन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वो शोलमेस चुनौती स्वीकार कर लेंगे। इससे भी बढ़कर ल्यूपिन द्वारा लिखे गए पत्र से पता चलता है कि वो लड़ाई के लिए उत्सुक था और वो अपने दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के साथ एक बार फिर तलवारें भांजने के लिए तैयार था। क्यों? संघर्ष को फिर से शुरू करने के पीछे आर्सेन ल्यूपिन का क्या मकसद हो सकता है? शोलमेस एक क्षण के लिए झिझका। ल्यूपिन को अपनी सफलता पर पूरा भरोसा था कि वह पहले से ही इतनी धृष्टता दिखा रहा है, और क्या वह शोलमेस मदद के लिए पहली पुकार पर ही युद्ध में भागकर जाल में नहीं फंस रहा था। हालांकि उन्होंने एक गाड़ी बुलाई। आइए विल्सन, ड्राइवर 18 रूए मुरिलो, उसने अपनी आदत के अनुसार जोश से कहा, अपनी नसों को फैलाए और मुट्ठियां भींचे हुए, मानो वह मुक्केबाजी के मुकाबले में उतरने वाला हो, वह गाड़ी में कूद पड़ा। रूए मुरिलो शानदार निजी आवासों से घिरा हुआ है, जिसके पीछे से पाक मोन्सेउ का नज़ारा दिखता है। इनमें से सबसे दिखावटी घरों में से एक नंबर 18 है, जिसका स्वामित्व और कब्जा बैरन डी
इम्बलवेल के पास है और मालिक की पसंद और धन के अनुरूप शानदार तरीके से सुसज्जित है। घर के सामने एक आंगन था और पीछे की तरफ एक बगीचा था जिसमें पेड़ों की शाखाएं थीं जिनकी शाखाएं पार्क की शाखाओं से मिलती थीं। घंटी बजाने के बाद दोनों अंग्रेजों को अंदर आने दिया गया। वे आंगन पार करके अंदर आए और दरवाजे पर एक नौकर ने उनका स्वागत किया और उन्हें घर के पीछे बगीचे की ओर मुख किए हुए एक छोटे से कमरे में ले गया। वे बैठ गए और इधर उधर देखते हुए कमरे में रखी कई कीमती चीजों का तेजी से निरीक्षण किया। सब कुछ बहुत बढ़िया है, विल्सन ने बड़बड़ाते हुए कहा, और बेहतरीन स्वाद में। यह अनुमान लगाना सुरक्षित है कि जिन लोगों के पास इन वस्तुओं को इकट्ठा करने का समय था उनकी उम्र कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए। दरवाज़ा खुला और बैरन डी इम्बलवेल अंदर आए। उनके पीछे उनकी पत्नी भी थी। विल्सन द्वारा लगाए गए अनुमान के विपरीत वे दोनों काफी युवा थे, दिखने में सुंदर थे और बोलने और काम करने में बहुत जोशीले थे। वे कृतज्ञता व्यक्त करने में बहुत आगे थे। आपका आना बहुत अच्छा है। आपको इतनी परेशानी देने के लिए क्षमा करें। अब चोरी का कोई मतलब नहीं रह गया है क्योंकि इससे हमें ये खुशी मिली है। ये फ्रांसीसी लोग कितने आकर्षक हैं, विल्सन ने सोचा और अपना एक सामान्य निष्कर्ष निकाला। लेकिन समय ही पैसा है, बैरन ने कहा, खासकर आपका समय, महाशय शोल्मेस। तो मैं मुद्दे पर आता हूँ। अब आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आप इसमें सफल हो सकते हैं? इसका उत्तर देने से पहले मुझे ये जानना होगा कि यह किस बारे में है। मुझे लगा कि तुम्हें पता है। नहीं, इसलिए मुझे आपसे पूरी जानकारी मांगनी चाहिए, चाहे वह छोटी से छोटी बात ही क्यों न हो। सबसे पहले, मामले की प्रकृति क्या है? एक चोरी। ये कब हुआ? पिछले शनिवार को, बैरन ने उत्तर दिया, या कम से कम शनिवार रात या रविवार सुबह के समय। वह 6 दिन पहले की बात है। अब तुम मुझे इसके बारे में सब कुछ बता सकते हो। सबसे पहले, महाशय, मुझे आपको ये बताना चाहिए कि मेरी पत्नी और मैं अपनी स्थिति की मांग के अनुसार जीवन जीने के तरीके के अनुसार बहुत कम बाहर जाते हैं। हमारे बच्चों की शिक्षा, कुछ रिसेप्शन और हमारे घर की देखभाल और सजावट, यही हमारा जीवन है और हमारी लगभग सभी शामें इस छोटे से कमरे में बीतती हैं जो मेरी पत्नी का शयन कक्ष है और जिसमें हमने कुछ कलात्मक वस्तुएं इकट्ठी की हैं। पिछले शनिवार की रात लगभग 11 बजे मैंने बिजली की बत्तियां बंद कर दी और मेरी पत्नी और मैं हमेशा की तरह अपने कमरे में चले गए। आपका कमरा कहाँ है? यह इसी से सटा हुआ है। ये दरवाज़ा है। अगली सुबह, यानी रविवार की सुबह, मैं काफ़ी जल्दी उठ गया। चूंकि मेरी पत्नी सुजन अभी भी सो रही थी, इसलिए मैं उसे जगाने से बचने के लिए जितना संभव हो सके चुपचाप बेडरूम में चला गया। मुझे कितना आश्चर्य हुआ जब मैंने वो खिड़की खुली देखी क्योंकि हमने उसे पिछली शाम बंद करके छोड़ा था। नौकर, सुबह जब तक हम घंटी नहीं बजाते तब तक यहाँ कोई नहीं आता। इसके अलावा मैं हमेशा दूसरे दरवाजे को बंद करने की सावधानी बरतता हूँ जो कि पूर्व कक्ष से संपर्क करता है, इसलिए खिड़की बाहर से खुली हुई होगी। इसके अलावा मेरे पास इसका कुछ सबूत भी है। दाईं तरफ से दूसरा शीशा बंधन के नज़दीक कटा हुआ था। और उस खिड़की से क्या दिखता है? जैसा कि आप खुद देख सकते हैं, यह एक छोटी सी बालकनी पर खुलता है जो पत्थर की रेलिंग से घिरा हुआ है। यहाँ हम पहली मंजिल पर हैं और आप घर के पीछे के बगीचे और लोहे की बाड़ को देख सकते हैं जो इसे पाकमोन से उसे अलग करती है। ये बिल्कुल निश्चित है कि चोर पाक के रास्ते आया, सीढ़ी की मदद से बाड़ पर चढ़ा और इस तरह खिड़की के नीचे छत पर पहुंच गया। आप कहते हैं कि यह बिल्कुल निश्चित है। खैर, बाड़ के दोनों ओर की नर्म मिट्टी में उन्हें सीढ़ी के नीचे बने 2 छेद मिले और खिड़की के नीचे भी 2 ऐसे ही छेद देखे जा सकते हैं। और बालकनी की पत्थर की रेलिंग पर 2 खरोंचें दिखाई देती हैं जो निस्संदेह सीढ़ी के संपर्क से बनी थीं। क्या पाकमोनसो रात में बंद रहता है? नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो 14 नंबर पर एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था और कोई व्यक्ति उस रास्ते से प्रवेश कर सकता था। हेरलॉक शोल्मेस ने कुछ देर तक विचार किया और फिर कहा, चलो अब चोरी की बात पर आते हैं।
चोरी इसी कमरे में हुई होगी। हाँ, यहाँ 12वीं सदी की वजन और उस चांदी के बने तंबू के बीच एक छोटा यहूदी दीपक था। वह गायब हो गया है। और बस इतना ही, बस इतना ही। आह! और यहूदी दीपक क्या है? प्राचीन यहूदियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तांबे के लैंपों में से एक, जिसमें एक मानक होता था जो तेल से भरे एक कटोरे को सहारा देता था, और इस कटोरे से कई बना निकलते थे जो बत्ती के लिए बने होते थे। कुल मिलाकर यह एक छोटी सी कीमत की वस्तु है। बेशक कोई खास कीमत नहीं, लेकिन इसमें एक गुप्त जगह थी जिसमें हम एक शानदार गहना, सोने में मानिक और पन्ना जड़ा एक चिमिरा रखने के आदी थे, जो बहुत कीमती था। तुमने इसे वहां क्यों छुपाया? ओह, मैं कोई कारण नहीं बता सकता, महाशय, जब तक कि उस तरह के छिपने के स्थान का उपयोग करना एक अजीब शौक न हो। क्या किसी को पता था? नहीं, कोई नहीं, चोर को छोड़कर, शोल्मेस ने कहा। अन्यथा वह दीपक चुराने की जहमत नहीं उठाता। बेशक, लेकिन वो ये कैसे जान सकता था, क्योंकि यह केवल संयोग से ही था कि दीपक का गुप्त तंत्र हमें पता चला था। ऐसी ही एक दुर्घटना ने किसी और को, किसी नौकर को या किसी परिचित को ये बात बताई है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि पुलिस को सूचित कर दिया गया है। हाँ, जांच मजिस्ट्रेट ने अपनी जांच पूरी कर ली है। प्रमुख अखबारों से जुड़े रिपोर्टर जासूसों ने भी अपनी जांच पूरी कर ली है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको लिखा है, मुझे लगता है कि रहस्य कभी नहीं सुलझेगा। शोल्मेस उठे, खिड़की के पास गए, खिड़की, बालकनी, छत का निरीक्षण किया, अपने आवर्धक कांच से पत्थर की रेलिंग पर खरोंचों का अध्ययन किया और फिर मोन डी इम्बलवेल से बगीचा दिखाने का अनुरोध किया। बाहर शोल्मेस रतन की कुर्सी पर बैठ गया और सपनों की तरह घर की छत को निहारने लगा। फिर वह दो छोटे लकड़ी के बक्सों के पास गया, जिनसे उन्होंने सीढ़ी के नीचे जमीन में बने छेदों को ढक दिया था ताकि उन्हें बरकरार रखा जा सके। उसने बक्से उठाए, जमीन पर घुटने टेके, छेदों की जांच की और कुछ माप लिए। बाड़ के पास के छेदों की इसी तरह की जांच करने के बाद वह और बैरन बॉडोर में लौट आए जहां मैडम डी इम्बलवेल उनका इंतजार कर रही थीं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शोल्मेस ने कहा, आपकी कहानी की शुरुआत में ही, बैरन, मैं चोर द्वारा अपनाए गए बहुत ही सरल तरीकों पर हैरान था। सीढ़ी लगाना, खिड़की का शीशा काटना, कोई कीमती सामान चुनना और फिर बाहर निकल जाना नहीं, ऐसे काम नहीं किए जाते। ये सब बहुत ही सरल और सीधा है। आप क्या सोचते हो? यहूदी दीपक आर्सेन ल्यूपिन के निर्देशन में चुराया गया था। आर्सेन ल्यूपिन, बैरन चिल्लाया। हाँ, लेकिन उसने खुद ऐसा नहीं किया क्योंकि बाहर से कोई नहीं आया था। शायद कोई नौकर पानी के नल के जरिए ऊपरी मंजिल से नीचे उतरा होगा, जिसे मैंने बगीचे में देखा था। आपके ऐसा सोचने की वजह क्या है? आर्सेन ल्यूपिन इस कमरे से खाली हाथ नहीं जाएंगी। खाली हाथ? लेकिन उसके पास दीपक था। लेकिन इससे उसे हीरे जड़े स्नफ बॉक्स या ओपल हार ले जाने से नहीं रोका जा सकता था। जब वो कुछ भी छोड़ता है, तो वो इसलिए छोड़ता है क्योंकि वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन बाहर सीढ़ी के निशान, एक झूठी खुशबू, बस संदेह को दूर करने के लिए वहां रखा गया है। और कटघरे पर खरोंचे, एक तमाशा, वे सैंडपेपर के एक टुकड़े से बनाए गए थे। देखो, यहाँ कागज के टुकड़े हैं जो मैंने बगीचे से उठाए थे। और सीढ़ी के निचले हिस्से पर बने निशानों का क्या? नकली। खिड़की के नीचे दो आयताकार छेदों और बाड़ के पास दो छेदों की जांच करें। वे एक जैसे आकार के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि घर के पास के दो छेद बाड़ के पास के दो छेदों की तुलना में एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं। ये तथ्य क्या दर्शाता है? मेरे हिसाब से इसने सुझाव दिया कि चार छेद इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई लकड़ी के टुकड़े से बनाए गए थे। इसका बेहतर सबूत लकड़ी का टुकड़ा ही होगा। ये यहाँ है, शोल्मेस ने कहा, मैंने इसे बगीचे में एक लॉरेल पेड़ के बक्से के नीचे पाया। बैरन ने शोल्मेस के कौशल की प्रशंसा करते हुए उसे प्रणाम किया। अंग्रेज के घर में प्रवेश किए हुए केवल 40 मिनट ही बीते थे और उसने पहले से ही सभी सिद्धांतों को ध्वस्त कर दिया था और जो स्पष्ट और निर्विवाद तथ्यों पर आधारित थे। लेकिन अब जो मामले के वास्तविक तथ्य प्रतीत हो रहे थे,
वे अधिक ठोस आधार पर टिके हुए थे, अर्थात हेरलॉक शोल्मेस के चतुर तर्क। बैरोनेस ने कहा, आपने हमारे घर के एक सदस्य पर जो आरोप लगाया है वो बहुत गंभीर मामला है। हमारे नौकर लंबे समय से हमारे साथ हैं और उनमें से कोई भी हमारे भरोसे को नहीं तोड़ सकता। यदि उनमें से किसी ने भी आपको धोखा नहीं दिया है तो आप इस तथ्य को कैसे समझा सकते हैं कि मुझे ये पत्र उसी दिन और उसी डाक द्वारा प्राप्त हुआ जिस दिन आपने मुझे पत्र लिखा था। उन्होंने बैरोनेस को वह पत्र दिया जो उन्हें आर्सेन ल्यूपिन से मिला था। वह आश्चर्यचकित होकर बोली, आर्सेन ल्यूपिन? वह कैसे जान सकता था? क्या तुमने किसी को बताया कि तुमने मुझे पत्र लिखा था? कोई नहीं, बैरन ने जवाब दिया। यह विचार हमें उस शाम खाने की मेज पर आया था। नौकरों के सामने नहीं, सिर्फ हमारे 2 बच्चे। ओह नहीं, सोफी और हेनरी टेबल छोड़कर चले गए थे, है न, सुज़ैन? मैडम डी इम्बलवेले ने एक क्षण विचार करने के बाद उत्तर दिया। हाँ, वे मैडमोसेले के पास गए थे। मैडमोसेले? शोल्मेस ने पूछा। गवर्नेस, मडेमोसेले एलिस डेमन। क्या वह अपना खाना आपके साथ ले जाती है? नहीं, उसका खाना उसके कमरे में परोसा जाता है। विल्सन को एक विचार आया। उन्होंने कहा, मेरे मित्र हरलोक शोल्मेस को लिखा गया पत्र पोस्ट किया गया। बिल्कुल, इसे किसने पोस्ट किया? डोमिनिक, जो 20 साल से मेरा नौकर है, बैरन ने जवाब दिया। उस दिशा में कोई भी खोज समय की बर्बादी होगी। विल्सन ने गंभीरता से कहा, खोज में लगे हुए व्यक्ति को कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये प्रारंभिक जांच अब समाप्त हो गई और शोल्मेस ने सेवानिवृत्त होने की अनुमति मांगी। 1 घंटे बाद, रात के खाने पर, उसने परिवार के 2 बच्चों, सोफी और हेनरीट को देखा, जिनमें से एक 6 साल का था और दूसरा 8 साल का। मेज पर बहुत कम बातचीत हुई। शोल्म्स ने अपने मेजबानों के दोस्ताना व्यवहार का इतने रूखे तरीके से जवाब दिया कि वे जल्द ही चुप हो गए। जब कॉफी परोसी गई तो शोल्म्स ने अपने कप की सामग्री निगल ली और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसी समय एक नौकर आया और उसने शोल्मेस को संबोधित एक टेलीफोन संदेश लिया। उसने उसे खोला और पढ़ा। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। इतने कम समय में आपने जो परिणाम प्राप्त किए हैं वे अद्भुत हैं। मैं निराश हूँ। आर्सेन ल्यूपिन। शोल्मेस ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बैरन को संदेश देते हुए कहा, अब आप क्या सोचते हैं, महाशय? क्या आपके घर की दीवारें आंखों और कानों से सुसज्जित हैं? मैं इसे समझ नहीं पाया, बैरन ने आश्चर्य से कहा। नहीं लेकिन मैं समझता हूँ कि ल्यूपिन को इस घर में होने वाली हर चीज़ की जानकारी है। वो हर हरकत, हर शब्द जानता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसे यह जानकारी कैसे मिलती है? ये पहला रहस्य है जिसे मुझे सुलझाना है, और जब मैं ये जान लूँगा तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। उस रात विल्सन ने एक ऐसे व्यक्ति की तरह साफ विवेक के साथ सोकर उठ गया जिसने अपना पूरा कर्तव्य निभाया है और इस तरह उसे सोने और आराम करने का निस्संदेह अधिकार प्राप्त हुआ है। इसलिए वह बहुत जल्दी सो गया और जल्द ही सबसे सुखद सपनों का आनंद लेने लगा जिसमें उसने ल्यूपिन का पीछा किया और उसे अकेले ही पकड़ लिया, और यह अनुभूति इतनी ज्वलंत और रोमांचक थी कि उसने उसे नींद से जगा दिया। कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा था। उसने अपनी रिवॉल्वर पकड़ी और चिल्लाया, हिलना मत, ल्यूपिन, नहीं तो मैं गोली मार दूंगी। दुष्ट विल्सन, तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, ये तुम हो, शोल्मेस। क्या तुम मुझे चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उठो। शोल्मेस उसे खिड़की के पास ले गया और कहा, देखो, बाड़ के दूसरी तरफ, पार्क में। हाँ, तुम क्या देखते हो? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आप कुछ देख रहे हैं। आह, बेशक, एक छाया। 2, हाँ, बाड़ के पास। देखो, वे आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी आओ। वे जल्दी से सीढ़ियां उतरकर एक कमरे में पहुंचे जो बगीचे में खुलता था। शीशे के दरवाजे से उन्हें एक ही जगह पर 2 छायादार आकृतियां दिखाई दे रही थीं। ये बहुत अजीब है, शोल्मेस ने कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर के अंदर शोर सुन सकता हूँ। घर के अंदर? नामुमकिन, सब सो रहे हैं। अच्छा, सुनो।
उसी समय बाड़ के दूसरी ओर से एक धीमी सी सीटी की आवाज आई और उन्हें एक मंद रोशनी महसूस हुई जो घर से आती हुई प्रतीत हुई। बैरन ने अपने कमरे की लाइट जला दी होगी। ये हमारे ठीक ऊपर है, विल्सन ने कहा। यही वह शोर है जो तुमने सुना होगा। शायद वे बाड़ पर भी नजर रख रहे हैं। तभी दूसरी सीटी बजी, जो पहले से अधिक धीमी थी। मैं इसे नहीं समझता, मैं इसे नहीं समझता, शोल्मेस ने चिढ़कर कहा। विल्सन ने कबूल किया, अब मैं ऐसा नहीं करता। शोल्म्स ने चाबी घुमाई, बोल्ट खींचा और चुपचाप दरवाज़ा खोला। तीसरी सीटी पहले से ज्यादा तेज और दूसरे रूप में बदल गई, और उनके सिर के ऊपर की आवाज़ और भी ज्यादा तेज हो गई। शोल्म्स ने कहा, ऐसा लगता है कि यह बेडरूम की खिड़की के बाहर बालकनी में है। उसने अपना सिर आधे खुले दरवाजे से बाहर निकाला, लेकिन तुरंत ही पीछे हट गया, एक दबी हुई कसम के साथ। फिर विल्सन ने देखा, उनके बहुत करीब एक सीढ़ी थी, जिसका ऊपरी सिरा बालकनी पर टिका हुआ था। अरे वाह, शोल्मेस ने कहा, बेडरूम में कोई है। हमने यही सुना है। जल्दी से हम सीढ़ी हटा दें। लेकिन उसी समय एक आदमी सीढ़ी से नीचे उतरा और उस जगह की ओर भागा, जहां उसके साथी बाड़ के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। वह सीढ़ी अपने साथ ले गया। शोल्मेस और विल्सन ने उस आदमी का पीछा किया और जैसे ही वह बाड़ के सामने सीढ़ी लगा रहा था, उसे पकड़ लिया। बाड़ के दूसरी तरफ से 2 गोलियां चलाई गईं। घायल हो गए, शोल्मेस चिल्लाया। नहीं, विल्सन ने उत्तर दिया। विल्सन ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने पलटकर विल्सन की छाती में चाकू घोंप दिया। वह कराह उठा, लड़खड़ाकर गिर पड़ा। लानत है, शोल्मेस ने बुदबुदाया, अगर उन्होंने उसे मार दिया है तो मैं भी उन्हें मार डालूंगा। उसने विल्सन को घास पर लिटाया और सीढ़ी की ओर दौड़ा। बहुत देर हो चुकी थी, वह आदमी बाड़ पर चढ़ चुका था और अपने साथियों के साथ झाड़ियों के बीच से भाग गया था। विल्सन, विल्सन, ये गंभीर नहीं है न? बस एक खरोंच है। घर का दरवाजा खुला और मॉन्सियूर डी इम्बलवेले प्रकट हुए, उनके पीछे नौकर मोमबत्तियां लेकर आए। क्या बात है? बैरन ने पूछा। क्या मॉन्सियर विल्सन घायल हो गए हैं? ओह, ये कुछ भी नहीं है, ये तो मात्र खरोंच है, शोल्मेस ने खुद को धोखा देने की कोशिश करते हुए दोहराया। खून बहुत तेजी से बह रहा था और विल्सन का चेहरा लाल हो गया था। 20 मिनट बाद डॉक्टर ने पाया कि चाकू की नोक दिल से 1.5 इंच अंदर तक घुस गई थी। दिल का 1.5 इंच। विल्सन हमेशा भाग्यशाली रहा है, शोल्म्स ने ईर्ष्या भरे स्वर में कहा। भाग्यशाली, भाग्यशाली, डॉक्टर बुदबुदाया। बेशक, क्यों? अपने मजबूत शरीर के साथ वह जल्द ही फिर से बाहर आ जाएगा। 6 सप्ताह बिस्तर पर और 2 महीने स्वास्थ्य लाभ में। अधिक नहीं, नहीं, जब तक कि कोई जटिलता उत्पन्न न हो जाए। ओह शैतान, उसे उलझने क्यों चाहिए? पूरी तरह से आश्वस्त होकर शोल्मेस बैरन के साथ बॉर्डोर में शामिल हो गया। इस बार रहस्यमय आगंतुक ने वैसा संयम नहीं दिखाया था। उसने बेरहमी से हीरे की स्नफ बॉक्स, ओपल हार और सामान्य तौर पर हर उस चीज पर अपना क्रूर हाथ रखा था जो एक उद्यमी चोर की लालची जेब में जगह पा सकती थी। खिड़की अभी भी खुली थी। खिड़की के एक शीशे को बड़े करीने से काटा गया था और सुबह संक्षिप्त जांच से पता चला कि सीढ़ी उस मकान की थी जो उस समय निर्माणाधीन था। अब आप देख सकते हैं, मून डी इम्बलवेल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये यहूदी दीपक के मामले की हूबहू पुनरावृत्ति है। हाँ, अगर हम पुलिस द्वारा अपनाई गई पहली थ्योरी को स्वीकार कर लें। क्या तुमने अभी तक इसे नहीं अपनाया है? क्या ये दूसरी चोरी पहली चोरी के बारे में तुम्हारे सिद्धांत को ध्वस्त नहीं करती? ये तो इसकी पुष्टि ही करता है, महाशय। यह अविश्वसनीय है। आपके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि कल रात की चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने की थी, और फिर भी आप अपने सिद्धांत पर अड़े हुए हैं कि यहूदी दीपक घर में मौजूद किसी व्यक्ति ने चुराया था। हाँ, मुझे इस बात का यकीन है। आप इसे कैसे समझाएंगे? मैं कुछ भी स्पष्ट नहीं करता, महाशय। मैंने 2 तथ्य स्थापित किए हैं जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं दिखता है, और फिर भी मैं उन दोनों को जोड़ने वाली लुप्त कड़ी की तलाश कर रहा हूँ।
उनका विश्वास इतना गंभीर और सकारात्मक था कि बैरन ने भी उसे स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है, हम पुलिस को सूचित करेंगे। बिल्कुल नहीं, अंग्रेज ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं। मैं उनकी सहायता तब मांगूंगा जब मुझे इसकी जरूरत होगी, लेकिन इससे पहले नहीं। लेकिन आपके दोस्त पर हमला, इसका कोई मतलब नहीं है। वह सिर्फ घायल हुआ है। डॉक्टर का लाइसेंस सुरक्षित करो। मामले के कानूनी पक्ष के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अगले 2 दिन बिना किसी घटना के गुजरे। फिर भी शोल्मेस ने मामले की बारीकी से जांच की और उस दुस्साहसिक चोरी से आहत गर्व की भावना के साथ, जो उसकी नाक के नीचे, उसकी मौजूदगी के बावजूद और उसे रोकने की उसकी क्षमता से परे थी। उसने घर और बगीचे की पूरी तरह से जांच की, नौकरों से पूछताछ की और रसोई और अस्तबल का लंबा दौरा किया। और हालांकि उसके प्रयास निष्फल रहे, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। मैं सफल हो जाऊंगा, उसने सोचा, और समाधान इस घर की दीवारों के भीतर ही खोजना होगा। यह मामला गोरी महिला के मामले से बिल्कुल अलग है, जहां मुझे अंधेरे में अज्ञात जमीन पर काम करना पड़ा था। इस बार मैं युद्ध के मैदान में हूँ। दुश्मन मायावी और अदृश्य ल्यूपिन नहीं है, बल्कि मांस और खून वाला साथी है, जो इस घर की सीमाओं के भीतर रहता और घूमता है। मुझे जरा सा भी सुराग मिल जाए और खेल मेरा हो जाएगा। ये सुराग उसे संयोगवश प्राप्त हुआ था। तीसरे दिन दोपहर को जब वह बच्चों के अध्ययन कक्ष के ऊपर बने कमरे में दाखिल हुआ, तो उसे हेनरीट नामक 2 बहनों में से छोटी बहन मिली। वह अपनी कैंची ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है, उसने शोल्मेस से कहा, मैं ऐसे ही कागज बनाती हूँ, जो तुम्हें उस शाम मिले थे। उस शाम? हाँ, जैसे ही डिनर खत्म हुआ, आपको एक कागज मिला जिस पर निशान थे। आप जानते हैं, एक टेलीग्राम। खैर, मैं भी उन्हें बनाता हूँ। वह कमरे से बाहर चली गई। किसी और को ये शब्द एक बच्चे की तुच्छ टिप्पणी से ज्यादा कुछ नहीं लगते, और शोल्म्स ने खुद विचलित भाव से उनकी बातें सुनी और अपनी जांच जारी रखी। लेकिन अचानक वह बच्चे के पीछे भागा और सीढ़ियों के शीर्ष पर उसे पकड़ लिया। उसने उससे कहा, तो आप कागजों पर टिकट और निशान चिपकाते हैं? हेनरीट ने बहुत गर्व से उत्तर दिया, हाँ, मैं उन्हें काटता हूँ और चिपका देता हूँ। तुम्हें वह छोटा सा खेल किसने सिखाया? मैडम, मेरी गवर्नेस। मैंने उसे अक्सर ऐसा करते देखा है। वह अखबारों से शब्द निकालती है और उन्हें चिपका देती है। वह उनसे क्या बनाती है? वह जो तार और पत्र भेजती है। हेरलॉक शोल्म्स अध्ययन कक्ष में वापस लौटे, जानकारी से बहुत हैरान थे और उससे कोई तार्किक निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे थे। मिंटल पर अखबारों का ढेर था। उन्होंने उन्हें खोला और पाया कि कई शब्द और कुछ जगहों पर पूरी पंक्तियां काट दी गई थीं। लेकिन पहले या बाद में लिखे कुछ शब्दों को पढ़ने के बाद उन्होंने फैसला किया कि गायब शब्दों को बेतरतीब ढंग से काट दिया गया था, शायद बच्चे ने। ये संभव था कि अखबारों में से एक मैडम ने काटा हो, लेकिन वह खुद को कैसे आश्वस्त कर सकता था कि ऐसा ही था? यंत्रवत शोल्मेस ने मेज पर रखी स्कूल की किताबें पलट दी, फिर किताबों की अलमारी की शेल्फ पर पड़ी अन्य किताबें। अचानक वह खुशी से चिल्ला उठा। किताबों की अलमारी के एक कोने में, पुरानी अभ्यास पुस्तकों के ढेर के नीचे, उसे एक बच्चों की वर्णमाला की किताब मिली, जिसमें अक्षरों को चित्रों से सजाया गया था, और उस किताब के एक पन्ने पर उसे एक जगह मिली जहां से एक शब्द हटा दिया गया था। उसने इसकी जांच की। ये सप्ताह के दिनों की एक सूची थी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। शनिवार शब्द गायब था। अब यहूदी दीपक की चोरी शनिवार की रात को हुई थी। शोल्म्स ने हृदय की उस हल्की सी धड़कन का अनुभव किया जो हमेशा उसे स्पष्ट रूप से यह बताती थी कि उसने विजय की ओर ले जाने वाला मार्ग खोज लिया है। सत्य की वह किरण, निश्चय की वह भावना, उसे कभी धोखा नहीं देती थी। घबराई हुई उंगलियों से उसने जल्दी से किताब के शेष हिस्से की जांच की। बहुत जल्द ही उसे एक और खोज मिली। यह एक पृष्ठ था जिसमें बड़े अक्षर थे, जिसके बाद आकृतियों की एक पंक्ति थी। उनमें से 9 अक्षर और उनमें से 3 आकृतियां सावधानी से काटी गई थीं। शोल्म्स ने अपनी ज्ञापन पुस्तिका में वर्णमाला और संख्यात्मक क्रम में गायब अक्षरों और आकृतियों की एक सूची बनाई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किया। सिरेनोपेस 237,
अच्छा, पहली नज़र में यह एक बहुत ही कठिन पहेली है, वो बुदबुदाया, लेकिन अक्षरों को एक जगह रखकर और उन सभी का उपयोग करके क्या एक, दो या तीन पूर्ण शब्द बनाना संभव है? शोलमेस ने प्रयास किया, परंतु व्यर्थ। केवल एक ही समाधान संभव प्रतीत होता था। ये समाधान लगातार उसके सामने आता रहता था, चाहे वह पत्रों को किसी भी तरह से जोड़ने का प्रयास करता। अंततः उसे ये संतुष्टि हो जाती थी कि यह सच्चा समाधान था, क्योंकि यह तथ्यों के तर्क और मामले की सामान्य परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करता था। चून की पुस्तक के उस पृष्ठ पर कोई भी अक्षर दोहराए नहीं गए थे, इसलिए यह संभव था, बल्कि यह निश्चित था कि उन अक्षरों से जो शब्द वह बना सकता था, वे अधूरे होंगे और मूल शब्दों को अन्य पृष्ठों से लिए गए अक्षरों से पूरा किया गया होगा। ऐसी परिस्थितियों में उसने निम्नलिखित समाधान प्राप्त किया, त्रुटियों और चूक को छोड़कर। उत्तर ZCH 237। पहला शब्द बिल्कुल स्पष्ट था। रपोंडे उत्तर एक अक्षर ए गायब है क्योंकि यह शब्द में 2 बार आता है और पुस्तक में प्रत्येक प्रकार का केवल एक अक्षर दिया गया है। दूसरे अधूरे शब्द के बारे में इसमें कोई संदेह नहीं कि यह संख्या 237 की सहायता से एक पता बन गया था, जिस पर उत्तर भेजा जाना था। उन्होंने शनिवार को समय निर्धारित किया और उत्तर को पते CH 237 पर भेजने का अनुरोध किया, या शायद अध्याय 237 किसी डाकघर के सामान्य वितरण के लिए भेजे जाने वाले पत्र का पता था, या फिर से वे किसी अधूरे शब्द का हिस्सा हो सकते हैं। शोल्म्स ने एक बार फिर पुस्तक की खोज की, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि कोई अन्य अक्षर हटा दिए गए थे। इसलिए अगले आदेश तक उन्होंने पूर्वगामी व्याख्या का पालन करने का फैसला किया। हेनरीट वापस लौटी और उसने देखा कि वह क्या कर रहा था। मज़ेदार है ना? हाँ, बहुत मज़ेदार है, उसने जवाब दिया। लेकिन क्या आपके पास कोई और कागज़ है? या बल्कि पहले से कटे हुए शब्द हैं जिन्हें मैं चिपका सकता हूँ? कागज़ात? नहीं, और मैडम को ये पसंद नहीं आएगा। मैडम? हाँ, उसने मुझे पहले ही डांट दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ बातें बताई हैं, और वह कहती है कि एक व्यक्ति को कभी भी उन लोगों के बारे में बातें नहीं बतानी चाहिए जिन्हें वह प्यार करता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हेनरीट को उसकी प्रशंसा पाकर बहुत खुशी हुई। वास्तव में वह इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपनी पोशाक पर पिन किए गए एक छोटे रेशमी थैले से कपड़े के कुछ टुकड़े, 3 बटन, चीनी के 2 टुकड़े और अंत में एक कागज का टुकड़ा निकाला और शोलमेस को थमा दिया। देखो, मैं तुम्हें भी यही देता हूँ। यह एक टैक्सी का नंबर था, 8279। ये संख्या कहाँ से आई? यह उसकी पॉकेटबुक से गिर गया। कब? रविवार को, सामूहिक प्रार्थना के समय, जब वह चंदा इकट्ठा करने के लिए कुछ पैसे निकाल रही थी। बिल्कुल, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि फिर से डांट खाने से कैसे बचना है। मैडम को मत बताना कि तुमने मुझे देखा है। शोलमेस तब मोन डी इम्बलवेल के पास गया और मैडमोसेले के संबंध में उससे पूछा। बैरन ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, एलिस डेमोन, तुम ऐसी बात की कल्पना कैसे कर सकती हो? ये बिल्कुल असंभव है। वह आपकी सेवा में कब से है? केवल 1 वर्ष हुआ है, लेकिन घर में ऐसा कोई नहीं है जिस पर मुझे इतना भरोसा हो। मैंने उसे अभी तक क्यों नहीं देखा? वो कुछ दिनों से बाहर गई हुई है, लेकिन अब वह यहाँ है। हाँ, वापस आने के बाद से ही वह आपके दोस्त के बिस्तर के पास बैठी है। उसमें नस के सभी गुण हैं। कोमल, विचारशील। मॉन्सियोर विल्सन बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। आह, शोलमेस ने कहा, जिसने अपने दोस्त के बारे में पूछताछ करना पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। एक पल सोचने के बाद उसने पूछा, क्या वह रविवार की सुबह बाहर गई थी? चोरी के अगले दिन? हाँ। बैरन ने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे पूछा। उसने उत्तर दिया, मैडमोसले हमेशा की तरह बच्चों के साथ 11 बजे के प्रार्थना समारोह में गईं। लेकिन उससे पहले, नहीं, मुझे देखने दो। मैं चोरी से बहुत परेशान था, लेकिन अब मुझे याद है कि पिछली शाम को उसने रविवार की सुबह बाहर जाने की अनुमति मांगी थी, एक चचेरे भाई से मिलने के लिए जो पेरिस से गुजर रहा था, मुझे लगता है।
लेकिन निश्चित रूप से आपको उस पर शक नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं उसे देखना चाहूंगा। वह विल्सन के कमरे में गया। अस्पताल की तरह भूरे रंग की पोशाक पहने एक महिला बीमार व्यक्ति के ऊपर झुकी हुई थी और उसे पानी पिला रही थी। जब उसने अपना चेहरा घुमाया तो शोल्म्स ने उसे पहचान लिया कि वो वही युवती है जो रेलवे स्टेशन पर उससे मिली थी। एलिस डेमुन ने मधुर मुस्कान बिखेरी, उसकी बड़ी गंभीर, मासूम आंखों में शर्मिंदगी का कोई निशान नहीं दिखा। अंग्रेज ने बोलने की कोशिश की, कुछ शब्द बुदबुदाए और रुक गया। फिर उसने अपना काम फिर से शुरू किया। शोल्म्स की चकित निगाहों के सामने बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से अभिनय किया, बोतलें हिलाईं, सूती पट्टियां खोली और लपेटी, और फिर से शोल्म्स को अपनी शुद्ध मासूमियत भरी आकर्षक मुस्कान के साथ देखा। वह अपनी एड़ी घुमाकर सीढ़ियों से नीचे उतरा, आंगन में मोन डी इम्बलवेल की कार देखी, उसमें कूद गया और लेवलोइस चला गया, उस कैब कंपनी के कार्यालय में जिसका पता हेनरिच से मिले कागज पर छपा था। रविवार की सुबह गाड़ी नंबर 8279 चलाने वाला व्यक्ति वहां नहीं था, इसलिए शोल्मेस ने कार को बंद कर दिया और उस व्यक्ति के लौटने का इंतजार करने लगा। उसने शोल्मेस को बताया कि उसने पाक मोन्सेउ के आसपास एक महिला को उठाया था, जो काले कपड़े पहने, भारी घूंघट ओढ़े एक युवती थी और जाहिर तौर पर काफी घबराई हुई थी। क्या उसके पास कोई पैकेज था? हाँ, काफी लंबा पैकेज है। तुम उसे कहाँ ले गए? एवेन्यू डेस टर्नस, प्लेस सेंट फर्डिनेंड का कोना। वो वहाँ लगभग 10 मिनट तक रुकी और फिर पाक मोन्सेउ लौट गई। क्या आप एवेन्यू डेस टर्नस में स्थित घर को पहचान सकते हैं? पर ब्लू, क्या मैं तुम्हें वहाँ ले चलूं? अभी, पहले मुझे 36 क्वे डेस और फिवरेस ले चलो। पुलिस कार्यालय में उसकी मुलाकात जासूस गनीमाड से हुई। महाशय गनीमाड, क्या आप आज़ाद हैं? अगर इसका ल्यूपिन से कोई संबंध है तो नहीं। इसका ल्यूपिन से कुछ लेना देना है तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। क्या आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं? मैं अपरिहार्य के आगे सिर झुकाता हूँ। मैं असमान संघर्ष से थक गया हूँ, जिसमें हमारी हार निश्चित है। ल्यूपिन मुझसे ज्यादा ताकतवर है, हम दोनों से ज्यादा ताकतवर, इसलिए हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए। मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, वो तुम्हें भी वैसा ही बनाएगा जैसा उसने अन्य सभी को बनाया है। और आप इसे देखकर प्रसन्न होंगे, है ना, गनीमद? किसी भी हालत में, ये सच है, गनीमद ने स्पष्ट रूप से कहा। और चूंकि आप खेल को जारी रखने के लिए दृढ़ हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगा। वे दोनों गाड़ी में सवार हो गए और एवेन्यू डेस टर्न्स की ओर चल पड़े। उनके आदेश पर गाड़ी सड़क के दूसरी ओर, घर से कुछ दूरी पर, एक छोटे से कैफे के सामने रुकी, जिसकी छत पर झाड़ियों के बीच दोनों आदमी बैठ गए। अंधेरा होने लगा था। वेटर, शोल्मेस ने कहा, कुछ लेखन सामग्री। उन्होंने एक नोट लिखा, वेटर को वापस बुलाया और उसे पत्र देते हुए निर्देश दिया कि इसे उस घर के दरबान तक पहुंचा दिया जाए जिसकी ओर उन्होंने इशारा किया था। कुछ ही मिनटों में दरबान उनके सामने आ खड़ा हुआ। शोल्मेस ने उससे पूछा कि क्या रविवार की सुबह उसने काले कपड़े पहने एक युवती को देखा था? काले रंग में, हाँ, लगभग 9 बजे। वह दूसरी मंजिल पर चली गई। क्या तुमने उसे अक्सर देखा है? नहीं, लेकिन पिछले कुछ समय से, हाँ, पिछले कुछ हफ्तों से मैं उसे लगभग हर दिन देखता हूँ। और रविवार से केवल एक बार आज तक। क्या वह आज आई थी? वह अब यहाँ है। यहाँ अब? हाँ, वो करीब 10 मिनट पहले आई थी। उसकी गाड़ी हमेशा की तरह प्लेस सेंट फर्डिनेंड में खड़ी है। मैं उससे दरवाजे पर मिला था। दूसरी मंजिल पर कौन रहता है? 2 लोग हैं, एक मॉडेस्ट मैडमोसेले लैंगेस और एक सज्जन जिन्होंने 1 महीने पहले ब्रेसन के नाम से 2 सुसज्जित कमरे किराए पर लिए थे। आपने नाम के तहत क्यों कहा? क्योंकि मुझे लगता है कि यह एक काल्पनिक नाम है। मेरी पत्नी उसके कमरों की देखभाल करती है और खैर, वहाँ एक ही नाम के 2 शर्त नहीं हैं। क्या वह अधिकतर समय वहीं रहता है? नहीं, वो लगभग हमेशा बाहर ही रहता है। वह 3 दिनों से यहाँ नहीं आया है। क्या वह शनिवार रात को यहाँ था? शनिवार की रात? मुझे सोचने दो। हाँ, शनिवार की रात वह आया और पूरी रात रुका।
वह कैसा आदमी है? खैर, मैं इसका जवाब मुश्किल से दे सकता हूँ। वह बहुत परिवर्तनशील है। वह बारी बारी से बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, काला और हल्का होता है। मैं उसे हमेशा पहचान नहीं पाता। गनीमड और शोलमेस ने एक दूसरे को देखा। गनीमड ने कहा, वह वही है, ठीक है। आह, दरबान ने कहा, लड़की अब वहाँ है। मैग्म्यूसेले अभी अभी घर से निकली थी और प्लेस सेंट फर्डिनेंड में अपनी गाड़ी की ओर जा रही थीं। और यहाँ मॉन्सियोर ब्रेसन है। महाशय ब्रेसन। वह कौन है? वह आदमी जिसके हाथ में पार्सल है। लेकिन वह लड़की की देखभाल नहीं कर रहा है। वह अकेली अपनी गाड़ी में जा रही है। हाँ, मैंने उन्हें कभी एक साथ नहीं देखा। दोनों जासूस उठ खड़े हुए थे। स्ट्रीट लैंप की रोशनी में उन्होंने आर्सेन ल्यूपिन का रूप पहचान लिया, जो लड़की की दिशा के विपरीत दिशा में चल पड़ी थी। गनीमड ने पूछा, आप किसका अनुसरण करेंगे? मैं निश्चित रूप से उनका अनुसरण करूंगा। वह सबसे बड़ा खेल है। तो मैं उस लड़की का पीछा करूंगा, गनीमड ने सुझाव दिया। नहीं, नहीं, शोलमेस ने जल्दी से कहा, जो गनीमड को लड़की की पहचान बताना नहीं चाहता था। मुझे पता है कि उसे कहाँ खोजना है। मेरे साथ आओ। वे ल्यूपिन का सुरक्षित दूरी पर पीछा करते रहे और इस बात का ध्यान रखते रहे कि वे चलती भीड़ और अखबार की दुकानों के पीछे जितना संभव हो सके उतना छिप जाएं। उन्हें पीछा करना आसान लगा, क्योंकि वह बिना दाएं या बाएं मुड़े लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके दाहिने पैर में हल्की लंगड़ाहट थी, इतनी हल्की कि उसे देखने के लिए किसी पेशेवर पर्यवेक्षक की गहरी नज़र की ज़रूरत थी। गनीमड ने इसे देखा और कहा, वो लंगड़ा होने का नाटक कर रहा है। काश हम 2 या 3 पुलिसवालों को इकट्ठा कर पाते और अपने आदमी पर हमला कर देते। हम उसे खो सकते हैं। लेकिन पोर्टे डे स्टर्नेस पहुंचने से पहले उन्हें कोई पुलिसकर्मी नहीं मिला और किलेबंदी पार करने के बाद उन्हें कोई सहायता मिलने की संभावना नहीं थी। शोलमेस ने कहा, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम अलग हो जाएं, क्योंकि सड़क पर बहुत कम लोग हैं। वे अब बुलेवार्ड विक्टर ह्यूगो पर थे। वे सड़क के दोनों ओर एक एक करके चले और पेड़ों की छाया में अच्छी तरह से चलते रहे। वे 20 मिनट तक इसी तरह चलते रहे, फिर ल्यूपिन बाईं ओर मुड़ा और सीन नदी के किनारे चला गया। बहुत जल्द ही उन्होंने उसे नदी के किनारे उतरते देखा। वो वहाँ कुछ सेकंड ही रुका, लेकिन वे उसकी हरकतों को नहीं देख पाए। फिर ल्यूपिन ने अपने कदम पीछे खींच लिए। उसके पीछा करने वाले एक प्रवेश द्वार की छाया में छिप गए। ल्यूपिन उनके सामने से गुजरा। उसका पार्सल गायब हो गया था, और जब वह चला गया तो एक और आदमी एक घर की छत से निकला और पेड़ों के बीच से फिसलता हुआ चला गया। ऐसा लगता है कि वह भी उसका पीछा कर रहा है, शोलमेस ने धीमी आवाज में कहा। पीछा जारी रहा, लेकिन अब तीसरे आदमी की मौजूदगी से वह शर्मिंदा था। ल्यूपिन उसी रास्ते से वापस लौटा, पोर्ट डे स्टर्नेस से गुजरा और एवेन्यू डे स्टर्नेस में घर में फिर से घुस गया। जब गनीमड वहां आया तो दरबान रात के लिए घर बंद कर रहा था। क्या तुमने उसे देखा? हाँ, दरबान ने जवाब दिया। मैं सीढ़ियों पर गैस बुझा रहा था जब उसने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। क्या उसके साथ कोई व्यक्ति है? नहीं, उसके पास कोई नौकर नहीं है। वो यहाँ कभी नहीं खाता। क्या नौकरों के लिए कोई सीढ़ी है? नहीं, गनीमड ने शोलमेस से कहा। जब तक आप रयू डैमोर्स में पुलिस के कमिश्नरी के लिए जाते हैं, तब तक मुझे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा रहना चाहिए। और अगर वह उस दौरान भाग गया तो? शोलमेस ने पूछा। जब तक मैं यहाँ हूँ, वह भाग नहीं सकता। ल्यूपिन के साथ एक एक करके मुकाबला करना आपके लिए एक भी मौका नहीं है। खैर, मैं दरवाज़ा ज़बरदस्ती नहीं खोल सकता। मुझे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, खासकर रात में। शोलमेस ने अपने कंधे उचकाए और कहा, जब आप ल्यूपिन को गिरफ्तार करेंगे तो कोई भी आपके गिरफ्तारी के तरीकों पर सवाल नहीं उठाएगा। हालांकि, चलिए ऊपर जाकर घंटी बजाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। वे दूसरी मंजिल पर चढ़ गए। लैंडिंग के बाईं ओर एक डबल दरवाजा था। गनीमड ने घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं। उसने फिर से घंटी बजाई, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। चलो अंदर चलते हैं, शोलमेस ने कहा। ठीक है,
चलो, गनीमत ने उत्तर दिया। फिर भी वे अविचलित खड़े रहे। उन लोगों की तरह जो निर्णायक कार्य करने से कतराते हैं, वे हिलने से डरते थे और उन्हें यह असंभव लग रहा था कि आर्सेन ल्यूपिन वहां था, उनके इतने करीब, उस नाजुक दरवाजे के दूसरी तरफ जिसे मुट्ठी के एक वार से तोड़ा जा सकता था। लेकिन वे ल्यूपिन को इतनी अच्छी तरह से जानते थे कि वे यह नहीं मान सकते थे कि वह खुद को उस मूर्खतापूर्ण तरीके से फंसने देगा। नहीं, नहीं, 1000 बार नहीं, ल्यूपिन अब वहां नहीं था। आसपास के घरों से, छतों से, किसी सुविधाजनक तरीके से तैयार किए गए निकास द्वार से वह पहले ही भाग चुका होगा और एक बार फिर ये केवल ल्यूपिन की छाया होगी जिसे वे पकड़ेंगे। वे कांप उठे जब दरवाजे के दूसरी तरफ से आती हुई हल्की सी आवाज उनके कानों तक पहुंची। फिर उन्हें लगभग यकीन हो गया कि वह वहां है, उस कमजोर लकड़ी के दरवाजे से उनसे अलग, और वह उनकी बातें सुन रहा है कि वह उन्हें सुन सकता है। क्या किया जाना चाहिए था? स्थिति गंभीर थी। जासूस के रूप में अपने विशाल अनुभव के बावजूद वे इतने घबराए हुए और उत्तेजित थे कि उन्हें लगा कि वे अपने दिल की धड़कन सुन सकते हैं। गनीमाद ने शोलमेस को एक नज़र से देखा, फिर उसने अपनी मुट्ठी से दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। तुरंत उन्हें कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बारे में छिपाने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। गनीमाद ने दरवाज़ा हिलाया, फिर वह और शोलमेस अपने प्रयासों को एकजुट करते हुए दरवाजे की ओर दौड़े और अपने कंधों से उसे तोड़ दिया। फिर वे आश्चर्यचकित होकर खड़े हो गए। बगल के कमरे में एक गोली चली थी, एक और गोली और एक गिरते हुए शरीर की आवाज़। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वह आदमी फर्श पर पड़ा हुआ था और उसका चेहरा संगमरमर के मेंटल की ओर था। उसका रिवॉल्वर उसके हाथ से गिर गया था। गनीमाद ने झुककर उस आदमी का सिर घुमाया। चेहरा खून से लथपथ था, जो 2 घावों से बह रहा था, एक गाल पर और दूसरा मंदिर पर। आप उसे खून से नहीं पहचान सकते। कोई बात नहीं, शोलमेस ने कहा, ये ल्यूपिन नहीं है। तुम्हें कैसे पता? तुमने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। क्या आपको लगता है कि आर्सेन ल्यूपिन ऐसा आदमी है जो आत्महत्या कर लेगा? शोलमेस ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। लेकिन हमें लगा कि हमने उसे बाहर से पहचान लिया है। हमने ऐसा सोचा क्योंकि इच्छा ही विचार का जनक थी। उस आदमी ने हमें मोहित कर लिया है, तो यह उसके साथियों में से ही कोई होगा। आर्सेन ल्यूपिन के साथी आत्महत्या नहीं करते। अच्छा, तो फिर वह कौन है? उन्होंने लाश की तलाशी ली। एक जेब में हेरलॉक शोल्स को एक खाली पॉकेटबुक मिली, दूसरी जेब में गनीमाद को कई लुइस मिले। उसके कपड़ों पर किसी भी तरह का पहचान का निशान नहीं था। एक ट्रंक और 2 सूटकेस में उन्हें पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। मेंटल पर अखबारों का ढेर था। गनीमाद ने उन्हें खोला। उन सभी में यहूदी लैंप की चोरी से संबंधित लेख थे। 1 घंटे बाद, जब गनीमाद और शोलमेस घर से चले गए, तब तक उन्हें उस अजीब व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, जो उनके असामयिक आगमन से आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हुआ था। वह कौन था? उसने खुद को क्यों मार डाला? यहूदी दीपक के मामले से उसका क्या संबंध था? नदी से लौटते समय उसका पीछा कौन कर रहा था? स्थिति में कई जटिल प्रश्न थे, कई रहस्य। हेरलॉक शोलमेस बहुत ही खराब मूड में बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह उन्हें निम्नलिखित टेलीफोन संदेश मिला। आर्सेन ल्यूपिन को आपको मॉन्सियूर ब्रेसन की दुखद मृत्यु के बारे में सूचित करने का सम्मान प्राप्त हुआ है और वह अंतिम संस्कार और दफन में आपकी उपस्थिति का सम्मान चाहते हैं, जो गुरुवार 25 जून को सार्वजनिक खर्च पर आयोजित किया जाएगा।